नहीं हिंदी बोलिए, हम हिंदी मिक्सिंग करो, आगे हिंदी बोलते सब बांग्ला बोलते रहेगा। बांग्ला दे दो, बांग्ला दे दो, दोनों मिला के बोलिएगा, दोनों मिला के बांग्ला हिंदी दोनों मिला के बोलिएगा। आज हम लोग तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, जिला तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो जिला तृणमूल कांग्रेस का जो कार्यालय है आपको बीटी रोड में जो पार्टी ऑफिस, कई पार्टी ऑफिस में हम लोग प्रेस मीट का आयोजन किया है। इसमें हम लोग सभी आज के दिन में और इसमें हमारा साथ में हमारा तृणमूल कांग्रेस का सीनियर नेता कुशरंजन बोस, उसको आज हम साथ में रख के हम आप लोगों के सामने प्रेस मीट कर रहे हैं। कल देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आसनसोल में नीगा में एक जनसभा में, नीगा का अंदर एक जनसभा में हमारा जो नेत्री है पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस का फाउंडर नेत्री ममता बनर्जी के विरुद्ध में और तृणमूल कांग्रेस के विरुद्ध में जैसे आक्रामक वक्तव्य रखा है, अपना भाषण रखा है, इसको हम लोग तृणमूल कांग्रेस की तरफ से प्रतिवाद कर रहा हूं। और हम लोग मोदी जी का जगह मोदी जी को नया करके हम लोग बोलने चाह रहा हूं, ये दोंगी बाबा जो दोंगी बाबा है, खाली दिखाने के लिए दाढ़ी रखा है। आज देश के पीएम में बैठ के, प्राइम मिनिस्टर के चेयर में बैठ के जैसा भाषण यूज कर रहा है वो, एक महिला नेत्री के ऊपर, ये सरासरी महिला वर्ग का ऊपर मैं अपमान कर रहा हूं। और हम ये बात आप लोगों को जानना चाह रहा हूं, ये कभी आपको महिलाओं को इज्जत कभी नहीं किया है। ये अपना बीवी को तो शादी करके आपको कुछ दिन के अंदर छोड़ दिया, और ये आदमी क्या अपना महिलाओं को इज्जत करेगा? ये ऐसा एक रोगी बाबा है, ये झूठा आदमी है। ये देश का प्राइम मिनिस्टर का चेयर में बैठ के इतना झूठा भाषण दे रहा हूं वोट का चलते, पश्चिम बंगाल में ढूक के जैसा भाषा वो यूज कर रहा हूं, आप लोग देखा होगा उसका 50 मिनट का वक्तव्य के अंदर करीब वो 40 मिनट दीदी दीदी करके वो बोला है। इसका मतलब यही लग रहा हूं, ऑलरेडी मोदी जी समझ गए पश्चिम बंगाल में हमारा जो मीटिंग मिसिल जो है, हमारा जो हिजड़ों का फोर्स को हम जो पश्चिम बंगाल में भेजा है, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस भारी बहुमत का साथ का मदद में आ रहा है। नहीं है तो उसका माता का अंदर ये 50 मिनट के भाषण में 40 बार वो ममता दी का नाम लिया है। तो इससे मालूम हो रहा है वो अपने डर गया है, ममता दी से वो डर गया है। और ऐसा प्राइम मिनिस्टर हम लोग कभी नहीं देखा। ये प्राइम मिनिस्टर, फोटो देखा, ये प्राइम मिनिस्टर जिसका काउंसिलेंसी बनारस, वहां कोरोना को लेके इतना आदमी का मौत हो रहा है, उसका अपना गुजरात, उसका अपना यूपी, देखा जिसका अपना यूपी, जिसका आपको मध्य प्रदेश, ऐसे विभिन्न जो स्टेट है, इस स्टेट के अंदर ये जो कोरोना लेके जो घटना हो रहा हूं, इतना मौत हो रहा हूं, उसको छोड़ के वो पश्चिम बंगाल में आ रहा हूं, पश्चिम बंगाल में बदलाव करने के लिए। आप लोग देख रहा हूं ये बनारस का जो हाल देखिए आप लोग, कहां जला रहा है लाश, बंद हो गया। आपको देखिए, स्क्रॉल कर दीजिए, बंद हो गया, टर्न दीजिए, नीचे कीजिए थोड़ा सा, देखिए लाश को जलाने का जगह नहीं मिल रहा हूं, रास्ता घाट में लाश को जला रहा हूं। यही अवस्था उसका अपना काउंसिलेंसी में है। इसको ही उठा के आज पश्चिम बंगाल में आ रहा है कोरोना फैलाने के लिए। हम कुछ दिन पहले भी बोला था, आपका योगी जी आया और यहाँ कोरोना फैला के चला गया और अपने अभी कोविड में फंस के बैठा हुआ।
विभिन्न नेता आ रहा हूं। पश्चिम बंगाल को तो ये लोग बदलाव नहीं कर सकेगा। अब 2 तारीख का रिजल्ट के बाद मोदी जी को यही ढोंगी बाबा को बोलना चाह रहा हूं। 2 तारीख का रिजल्ट का बाद आप देखिएगा पश्चिम बंगाल में भारी बहुमत में ममता बनर्जी क्षमता में आएगा, तीसरा बार ममता दी। ये लोग एक काम देखे यहाँ जरूर जा रहा हूं, कोरोना, इससे हम लोग को भोगने पड़ेगा पश्चिम बंगाल वासियों को। आज जो पश्चिम बंगाल में आके जितना पश्चिम बंगाल का माटी में, पश्चिम बंगाल का धरती में जो हिंदी भाषा में जितना तृणमूल कांग्रेस का नेतृत्व ममता दी के ऊपर जितना अटैक करेगा, उतना पश्चिम बंगाल का जनता ममता दी का पक्ष में जाएगा। आप लोग देख लीजिए, जो सोचने नहीं सकेगा ऐसा इतिहास तृणमूल कांग्रेस गठन करेगा। यही 2 तारीख में 200 का ऊपर हम लोग सीट लेके पश्चिम बंगाल में आएगा। जितना अटैक करो ममता बनर्जी को हिंदी में, और लेके आओ हिंदीवासी जितना नेता को पश्चिम बंगाल का अंदर। एक ममता जी से लड़ने के लिए 162 फोर्स को लेके आया है, उसको शर्म होना चाहिए। ढोंगी बाबा को शर्म होना चाहिए। आज जो कोयला लेके बोल रहा, माफिया लेके बोल रहा, कल का दिन आसनसोल में ढूंढ के बोला था ये बात, आपको मालूम है? ये कोयला माफिया लोगों को तो स्टेज में बैठाया हुआ था। उसमें आपको एक तो तृणमूल का कैंडिडेट, पहले तृणमूल का नेता था, तृणमूल छोड़ के भागा, अभी बीजेपी का प्रार्थी है। और एक तो जो पहले तृणमूल का साथ घूरता था, वो भी एक माफिया था। आज वो कैंडिडेट होकर बैठा हुआ, तो ये कोयला माफिया लोगों तो डैना बहना लेके तो बैठा हुआ था। अरे कोयला के लेके बोल रहा हूं, अपने ही सब माफिया लोगों लेके स्टेज में बैठा ही ढोंगी बाबा। और वही ढोंगी बाबा आज ममता जी के खिलाफ में अंगुल उठा रहा हूं। पहले अपना तो गिरवान छाको, तुमको अपना तरफ देखना जरूरी है, उसके बाद दूसरा के विरुद्ध में आपको बोलना है। और आपका आज कोयला को लेके कल और जो बात रखा हो, तो आप लोग सोचिए, यही ढोंगी बाबा पश्चिम भारतवर्ष में क्षमता में आने के बाद 2014 में तो ये ढोंगी बाबा क्षमता में आया था। ये क्षमता में आने के बाद भारतवर्ष का क्या उन्नयन किया, एक तो उन्नयन वो बैठ के देखा है, बोल के देखा है। जितना झूठा वादा किया हिंदू मुसलमान करके आपको वोट किया है, क्षमता में आया। इंडिया पाकिस्तान करके वोट किया है, क्षमता में आया। काम का जरिए आया नहीं। ममता जी पश्चिम बंगाल में काम का जरिए तीसरा बार क्षमता में आ रहा हूं। ये नीरज मोदी कौन था? रिलायंस का मुकेश अंबानी पहले क्या था, अभी क्या है? अदानी ग्रुप कौन लाया? ये अदानी ग्रुप को विजय मालविया को इतना लोन कौन दिया था? ये सब किसका साथ है? ये लोग तो भारतवर्ष में बीजेपी का फाइनेंसर है। अरे ये लोग लुका के रख रहा हूं। आप तो जितना 2 नंबरी आदमी को लेके तो आप सरकार चला रहा हो। साधारण आदमी को कोई गुण नहीं मिला आपका सरकार में। भारतवर्ष में बीजेपी क्षमता में आने के बाद साधारण आदमी को कोई बेनिफिट नहीं मिला है। बेनिफिट मिला है किसको? मुकेश अंबानी को बेनिफिट मिला, अदानी ग्रुप को बेनिफिट मिला है। पहला अदानी क्या था, आज अदानी क्या है, आप देखिए। ये सब किसका आदमी है? ये ढोंगी बाबा का आदमी है। अरे ये ढोंगी बाबा पश्चिम बंगाल में आके लंबा लंबा डायलॉग मार रहा हूं। हम लोग तृणमूल कांग्रेस की तरफ से उसको निंदा कर रहा हूं, और हम लोग उसको जाना नहीं चाहता है। भाई तृणमूल कांग्रेस क्षमता में रहेगा, आप लोग कुछ नहीं कर सकता है पश्चिम बंगाल में। अब 2018 रामनवमी के बारे में बोला, जो इस जिला के अंदर में जो घटना हुआ था, कौन लिख के दिया उसको हमको मालूम नहीं है। ये रामनवमी में दंगा भड़काने वाला कौन था, जो आज तृणमूल कांग्रेस से जो भागा बीजेपी में? वो बीजेपी का प्रार्थी है, उसको तो रगड़ा था। ये रेल पार के अंदर में उसको ईटा पता चला था। यही रानीगंज के अंदर वो ढुका था, रानीगंज में उसको भागने पड़ा। उसका लीडरशिप वो दिया था, और वही आदमी को आपको बगल में बैठा के आप 2018 का बात उठा रहा हूं।
अरे वोट लीजिए ना, उन्नयन देखा के वोट लीजिए, डेवलपमेंट का बात लेके वोट लीजिए। 2018 का दंगा का बारे में ये क्या है आप समझाने के लिए आए? आपको क्या मालूम है आसनसोल का बारे में? कोई आपको लिख के देता है तो उदय के पढ़ता है आपको क्या जानकारी है ढोंगी बाबा को आसनसोल का बारे में? देश का प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ, आप किसका बारे में बात कर रहा है मालूम है? ये आदमी आपको कॉलेज का टाइम से राजनीति करते आ रहा हूं, और आप आरएसएस का प्रचारक था, और आपका अद्वानी और आपका वाजपेयी का मदद से आपको गुजरात का सीएम बनाया, और राजनाथ सिंह का मदद से आप आज पीएम बनाए। अब जो आदमी आपको रास्ता दिखाया उसको तो सब आप साइड किया है, खाली आप दाढ़ी रखा हुआ दिखाने के लिए। आपका जैसा 2 नंबरी आदमी और कोई नहीं है हिंदुस्तान में। आप पक्का ढोंगी बाबा है, आप चिटिंगबाज आदमी है आप, और आप आगे पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के ऊपर में अंगुल उठा रहे हो। आपको शर्म लगना चाहिए, और आपका जो हिजड़ों का फोर्स को भी शर्म लगना चाहिए। एक महिला से लड़ने के लिए 162 हिजड़ा को आप तैयार किया है पश्चिम बंगाल में। हम लोग इसको निंदा कर रहे हैं। और बंगला में हमारा तृणमूल कांग्रेस का नेता है ऋषि रंजन बोस, वो आपका सामने बाकी वक्तव्य है। ব্যাপারটা হচ্ছে কি, এটা আমি পড়ে শোনাবো আপনাদের কাছে। শুনুন, দেশের জেলায় সাংবাদিক সম্মেলনের জন্য ব্রিফিং রোড 18 এপ্রিল সূচনা। দেশের প্রধানমন্ত্রী যখন নিজের দায়িত্ব ভুলে গিয়ে দলের নির্বাচনী প্রচার ব্যস্ত হয়ে পড়েন, তখন তাকে প্রধানমন্ত্রী না বলে প্রধান প্রচারক বলা ভালো। দেশ জুড়ে করোনা পরিস্থিতি আরও একবার ভয়াবহ আকার নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নিজের কেন্দ্র বারাণসী কেবিটে মৃতদেহ দাহ করার জন্য শ্মশানে স্থান নেই। অবিবেচকের মতো অতিমাত্রিক পরিস্থিতি মোকাবেলায় ব্যর্থ হয় মানুষ চরম বিপদের মুখে। তখন প্রধানমন্ত্রী নিজের কাজ ভরে বাংলায় নির্বাচন প্রচার কার্যে ব্যস্ত। তার কাছে দেশের মানুষের প্রাণের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভোটের প্রচার। যেহেতু আমাদের দেশ কোভিড-19-এর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন, আমরা প্রথমে আমাদের অবস্থান পরিষ্কার করতে চাই। ভারতের নির্বাচন কমিশনের রাজনৈতিক সমাবেশ নিয়ে যা সিদ্ধান্ত নেবে আমরা তা মেনে চলব। তবে ইতিমধ্যে আমাদের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছে যে আমাদের কাজে মানবতার সর্বদা অগ্রাধিকার পাবে। আমরা খুব স্পষ্টভাবে বলতে চাই যে যখন নাগরিকের মধ্যে এই ধরনের আতঙ্ক থাকে, তখন জীবন বাঁচানোর চেয়ে আর কোনো বিকল্প বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে না। আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এটাই বিশ্বাস করেন এবং এটাই আমাদের শিখিয়েছেন। আরেকজন নেতা আছেন যিনি নাকি অসামান্য নেতৃত্বের জন্য দিল্লির কোটলার পুরস্কার জিতেছিলেন। তার নেতৃত্বে গুণাবলী এমন যে যখন আমাদের দেশে বিশ্বজুড়ে কোভিড-19 সংক্রমণের হারে প্রথম স্থানে পৌঁছে গিয়েছিলেন, কোভিড-19 মৃত্যুর হারে 4র্থ স্থানে রয়েছে, সেই সময় তিনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব ভুলে গিয়ে নির্বাচনী প্রচারককে বেশি প্রাধান্য দিয়ে চলেছেন। সংবাদপত্র খবর অনুযায়ী দিল্লির হাসপাতালে করোনা আক্রমণের ভাগাভাগি করে দিতে হচ্ছে, কারণ হাসপাতালগুলিতে রোগীর চাপ বেড়েই চলেছে। একদিকে মানুষকে মাস্ক না পরার জন্য 1000 টাকা জরিমানা করা হয়েছে, যেমনটি হওয়া উচিত, আর অন্যদিকে জনতা পার্টি বিজেপি কেবলমাত্র বাংলাতেই নয়, গুজরাটের মতো রাজ্যে উপনির্বাচনের জন্য রাজনৈতিক সমাবেশ করেছে কোনো কোভিড প্রোটোকল মেনেই। এমনকি নরেন্দ্র মোদী থেকে অমিত শাহ কাউকেই তো নির্বাচনী প্রচারের সময় মাস্ক পরতে দেখা যায় না। গুজরাটের মোরব্বা হার্ল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উপনির্বাচনের জন্য গত 14 এপ্রিল বিজেপি একটি বিশাল বাইক সমাবেশ করেছিল, যা গুজরাটের হাসপাতালে বেড নেই বলে করোনা মোকাবেলা মাটিতে শুয়ে, যেখানে সুরাটে 5-6টি মৃত্যুর সঙ্গে একসঙ্গে দাহ করতে হয়েছে, সেখানেও বিজেপি ভোটের কথা ভাবছে, মানুষের জীবন বাঁচানোর কোনো চেষ্টা ত্রুটি তাদের নেই। রেমিসেডিস কোভিড-19 এর চিকিৎসার জন্য গুরুত্বপূর্ণ
ভাবে এবং গুজরাটের আহমেদাবাদের জায়াত কান্ডেলা ভারতের রেলওয়ের জন্য বৃহত্তম উৎপাদক। তবে গত 6 মাসে ভারত সরকার রেমডেসিভির প্রস্তুতকারক ওষুধ রপ্তানির অনুমতি চেয়েছিল। 61টি দেশে সেই ওষুধের লক্ষের বেশি ডোজ রপ্তানি করা হয়েছিল। সরকারি তথ্য অনুযায়ী ভারতের প্রতি মাসে সামগ্রী ব্যয় উৎপাদিত প্রায় 38.80 লস ইউনিট রেমডেসিভির সংরক্ষিত করার ক্ষমতা রয়েছে। যদি তাই হয় তবে কেন আহমেদাবাদের মানুষ এই ওষুধের জন্য হাহাকার করতে হচ্ছে? দেশের প্রধানমন্ত্রী কি সাংবাদিক ওই করে প্রশ্নটির উত্তর দিতে পারবেন? কেন ওই ওষুধের রপ্তানি করতে 13 এপ্রিল পর্যন্ত দেরি করা হলো? কয়েক মিলিয়ন ভ্যাকসিনের ডোজ রপ্তানি করা হয়েছে ভারত থেকে অন্যান্য বিভিন্ন দেশের অংশে এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য ভ্যাকসিনের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য প্রশংসা করেছিল। তবে রাজ্যগুলির প্রাপ্য ডোজ শেষ হয়ে যাচ্ছে কিনা, কেন্দ্রীয় সরকার কিভাবে রাজ্যগুলির ভ্যাকসিন ডোজের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ওয়াকিবল গণনা করেছিল। গত 24 এপ্রিল কোভিড রপ্তানি বন্ধ করা হয়। এর ততদিনে প্রায় 80টি দেশে 64 মিলিয়ন ডোজ পাঠানো হয়ে গিয়েছিল এবং তার মাত্র 52 মিলিয়ন ডোজ রাখা হয়েছিল। কেন বিভিন্ন রাজ্যে ভ্যাকসিন ডোজের ঘাটতি হচ্ছে? গত কয়েক সপ্তাহ ধরে কয়েকটি রাজ্যে গুরুতর অসুস্থ রোগীদের অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশের মতো কয়েকটি রাজ্যে হাসপাতালগুলি অক্সিজেন না থাকার কারণে রোগীদের ফিরে দিতে শুরু করেছে। অসংখ্য কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ক্রমাগত এই মিথ্যা অস্বীকার করে চলেছেন যে কোনো অভাব নেই বলে দাবি করেন। যদিও হয় তবে কেন মানুষকে সমস্যার মুখোমুখি ফেলা হচ্ছে? এই প্রশ্নগুলি সমাধানের পরিবর্তে কেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনী প্রচারে ব্যস্ত রয়েছেন? এটা কি তার অসামান্য নেতৃত্বের দৃষ্টান্ত? 12 এপ্রিল আহমেদাবাদে কোভিডের মৃতের সংখ্যা সরকারি হিসাব অনুযায়ী ছিল 20 জন। একটি শীর্ষস্থানীয় গুজরাটি সংবাদপত্র অনুযায়ী আহমেদাবাদের বিভিন্ন হাসপাতালের মর্গের বাইরে থাকা এক সাংবাদিকের পোস্ট থেকে জানা যায় যে 12 এপ্রিল ভোর 5টা পর্যন্ত 63 জনের কোভিডে মৃত্যু হয়েছে। যখন কোভিড-19 মৃত্যু বেড়েই চলেছে, উত্তরপ্রদেশ সরকার পরিস্থিতি আড়াল করতে শ্মশানে ঘিরে দেওয়াল তৈরি করেছে। বৃহস্পতিবার 8টি রাজ্যের 10টি বড় শহরে মুম্বাই, লখনৌ, সুরাট, ভোপাল, রাঁচি, পাটনা, জয়পুর, গাজিয়াবাদ, আহমেদাবাদ 854টি মরদেহ করা হয়েছিল। এর শহরগুলিতে সামরিকভাবে 211 জন মৃত্যুর সংখ্যা যে করা হয়েছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী গত বৃহস্পতিবার দেশে 1122 জনের মৃত্যু হয়েছিল। তবে মাত্র 10টি শহর থেকে প্রায় পরিসংখ্যান সরকারের উপর চাপ তুলে দিয়েছে। বিজেপি গুজরাট বদলে পরিস্থিতি এতটাই ভয়ঙ্কর যে সুরাটে দাহ একই সঙ্গে একাধিক দেহ দাহ করা হচ্ছে। গত 24 ঘন্টা ধরে অতি ব্যবহারের ফলে আন্তঃক্রিয়া করার চিমনিগুলি গলে যেতে হয়েছে। বারাণসী কোভিড-19 মোকাবেলায় চূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। মন্দির গত 2 সপ্তাহ ধরে কোভিডের পরিস্থিতি দিল্লিতে 1266% বেড়ে গিয়ে মৃতদের সৎকার করতে শ্মশান কর্মীদের বেগ পেতে হচ্ছে। তবে নরেন্দ্র মোদী একজন সেখানকার সাংসদ বা দেশের প্রধানমন্ত্রী চেয়ে একজন সংঘ প্রচারকের দায়িত্বকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। উত্তরপ্রদেশের ডায়াগনোসিস চেইন ডাক্তার লাল পাকল্যাম এবং ডায়াগনোসিস জানিয়েছে যে তারা প্রায় 10 দিন ধরে কোভিড-19 পরিসংখ্যানের জন্য নমুনা সংগ্রহ করছেন না, কারণ প্রশাসন তাদের আর শারীরিকতা করানোর নির্দেশ দিয়েছে। মানুষের জীবনকে সংকটে ফেলে দিয়েছে। এই বিপত্তির কোনো ভূক্ষেপ নেই, তারা নিজের নির্বাচনী প্রচার করে চলেছে। উপসংহারে বলছে, ভোপালে এক চিত্র সাংবাদিক তোলা একটি ছবি হয়তো সকলেরই চোখের সামনে চোখে পড়েছে, যেখানে একসঙ্গে 45টি মৃতদেহ সৎকার করা হচ্ছে। সেই চিত্র সাংবাদিক জানিয়েছে 1984 সালের ভোপাল গ্যাস উত্তেজনার সময় চিত্র সাংবাদিক করেছেন। অনেক মর্মান্তিক দৃশ্য দেখেছেন, কিন্তু এইরকম ভয়াবহ দৃশ্য দেখেননি। দেশের মানুষ যখন সবকিছু ভুলে একসঙ্গে মিলে এই অতিমারী পরিস্থিতি মোকাবেলার বেদনের রাস্তা খুঁজছে, তখন একজন প্রধানমন্ত্রী দেশের একজন নেতার মানুষের পাশ থেকে সংকটে মোকাবেলা করার জন্য খোঁজা উচিত নয় কি? বিচার করুন যে তারা এমন নেতা চান
যিনি বিপদের সময় পাশে না থেকে শুধু ভোটারদের প্রচার করেন। थोड़ा लंबा হয়েছে না? শুধু আরেকটা কথা বলবো আমি এখানে, আমি ফেসবুকে দেখছিলাম কালকে যে মধ্যপ্রদেশের একটা জায়গায় একটা বেডে একজন মেয়ে ছেলে শুয়ে আছে, তার পাশে দুজন ছেলে শুয়ে আছে, একটা ছেলে বসে আছে। এরকম মর্মান্তিক দৃশ্য আমরা আজ পর্যন্ত সারা পশ্চিমবঙ্গে দেখিনি এবং দেশেও দেখিনি। সব থেকে বড় কথা যে একজন দেশের প্রধানমন্ত্রী, কংগ্রেস সরকার ছিল, প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেস সরকার থেকে প্রধানমন্ত্রী হয়েছে দেশের, এই এমন একটা প্রধানমন্ত্রী যে একজন চিফ মিনিস্টারকে হারাবার জন্য 126 বার তাকে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসছে, ডেলি প্যাসেঞ্জার তাকে করতে হচ্ছে। একজন প্রধানমন্ত্রী একজন চিফ মিনিস্টারকে হারাবার জন্য এরকম ঘটনা সারা পশ্চিমবঙ্গে মানুষ আর দেখেনি। আজকে মানুষ বিতর্ক হয়েছে। আজকে পশ্চিমবঙ্গে এসে যেখানে মিটিং করছে সেখানে নজরুলের কথা নেই, যে নজরুল সারা দেশের, শুধু সারা দেশের না, একটা ইন্টারন্যাশনাল কবি, সেই নজরুলের নাম পর্যন্ত করেননি। যে প্রধানমন্ত্রীকে বলতে হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছেন শান্তিনিকেতনে, সেই অপদার্থ প্রধানমন্ত্রীকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ চায় না এবং বারবার করে বলছে দিদি ও দিদি, যে কথাগুলো বলছে এতে মানুষ বিতর্ক হয়েছে। শুধু তৃণমূল নয়, সমস্ত সমগ্র জাতি, সমগ্র মানবতা সমাজের লজ্জা প্রধানমন্ত্রী, এবং এই প্রধানমন্ত্রীকে মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে। এবং আগামী 2 তারিখের পরে আপনারা দেখবেন, আমরা বলে যাচ্ছি তৃণমূলের পক্ষ থেকে যে ব্যাপক সংখ্যক মেম্বার নিয়ে, এমএলএ নিয়ে মমতা ব্যানার্জি আবার তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছে এবং আমরা বাংলার মেয়েকে চাই। আর আপনার কাউকে জিজ্ঞেস করার আছে আজকে তো রফে আমি বলার কারণ কি আছে, जो প্রধানমন্ত্রী দেশ का वो तो রফ কথা বলতে পারে, তো আমরা কেন বলতে পারবো না? ওই তো শিখিয়েছি। এ দিদি কে বলছিল? এই দঙ্গি বাবা। এ দিদি মজা লাগছে उसको এ দিদি করার জন্য। কবি দিদিকে সম্মান দিয়েছো? कोई महिला के सम्मान দিয়েছে? कोई महिला के सम्मान देता तो यही কথা বলতাম। নিজে দিদিকে রাখতে পারি নাই, নিজে সংসারকে রাখতে পারি নাই, ওই লোক কি দেশকে রাখতে পারে? এরকম দঙ্গি বাবা ভারতবর্ষে লোক কবি দেখি নেই। এই জন্য আমরা রফ ব্যবহারে আজকে এই কথা বলতে হয়েছে। বলুন, আবার বলুন, কিছু বলার আছে? কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষবর্ধন বলেছে আমার কাছে এত সব এই করোনা ভ্যাকসিন আছে, এই রাজ্য চাইছে না, তো প্রত্যেক রাজ্য কেউ চায় করোনা। কে বলেছে? কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী শুনুন, ইলেকশনের সময় বলছো তো, ফার্স্ট টার্মস তো আপনি পাঠিয়ে দিয়েছেন, সেকেন্ড টার্মস তো লোক পাওয়া যাচ্ছে না, কেন পাওয়া যাচ্ছে না? ये ইলেকশনের সময় তো স্টেট গভর্নমেন্টের আন্ডারে নেই। इलेक्शन तो ये इलेक्शन समय सरकार तो इलेक्शन कमीशन है अंडर है। तो আপনি ডিএম को चेंज করতে পারেন, পুলিশ को चेंज করতে পারেন, প্রত্যেক জায়গা প্রশাসন को चेंज করতে পারেন, তো আপনি কেন পাঠাচ্ছেন না? परसों रोज पीटीआई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनो, हाँ वही हम बोल रहा हूँ, जब इलेक्शन कमीशन का अंडर में स्टेट है तो आप क्यों नहीं भेज रहा है? आप ही का अंडर में, तो आप तो केंद्रीय गवर्नमेंट का मंत्री है, इलेक्शन कमीशन तो आपका दलाल होके काम कर रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं कर रहा? नरसिम्हा साहब बोल रहे हैं कि आपको कैसे पता है कि वो लोग हिजरा के फौज है? बिल्कुल, जी आ रहा है तो देखे तो समझ में आ रहा है, तो कोई कारण का है ये लोग बताइए। ये लोग अपना अपना गुण देखिए, अपना अपना स्टेट में देखिए। नरेंद्र मिश्रा कौन है? मध्य प्रदेश के जो मंत्री कौन है? जो विकास दुबे जैसा क्रिमिनल को अपना पास रखा था, तो वो क्या उसका रिश्तेदार है? तो ये क्या अच्छा आदमी है? तो इसलिए तो हम बोल रहे हैं हिजरा का फोर्स है। कल मोदी जी का मंच से 2 भाजपा प्रार्थियों ने आरोप लगाया कि बस्ती बाजार का दुर्गा मंदिर बंद है, और मलैदा को चैलेंज भी किया जितेंद्र तिवारी ने। उसपे जवाब दे कि वो 7 तारीख सुनिए, वो 5 वर्ष तो आसनसोल का मेयर था, उसी का अंडर में तो आसनसोल था, विभिन्न वार्ड वो आसनसोल था, आसनसोल का वो मेयर था, विभिन्न वार्ड में था, तो वो समय का नहीं कराया, उसी का समय तो वो बंद कराया, तो बंद कराने वाला तो वही है। आज बीजेपी में किया वोट पाने के लिए ये बात बोल रहा हूं। कल तक तो वही समुदाय के साथ तो वो मिलकर चल रहा था, उसका आगे पीछे कौन चलता था? यही समुदाय का आदमी चलता था। आज बीजेपी में चला गया तो आपको समुदाय एंटी हो गया।
कहां का बादशाह मैं आप बात कर रहा हूं? आसनसोल का आदमी आपको नहीं चिंता है। आपका आगे पीछे आप किसको लेके घूरता था, किसको लेके घूरता था? और आज आप ये बात बोल रहा हूं, आपको शर्म लगना चाहिए। हम उसको पूछ रहा हूं, आपको शर्म लगना चाहिए। आप उस समय में मेयर था, आप क्या किया आसनसोल के लिए? एमएलए का तो छोड़ो, एमएलए का क्या फंक्शन होता है ये बताइए आप। जहां मेयर है वहां एमएलए का क्या फंक्शन है? आप क्यों नहीं उस समय आपको प्रतिवाद नहीं किया? आप क्यों नहीं किया? आपको तो कराना चाहिए था। आज बीजेपी में जाके वोट चाहिए आपको, इसके लिए ये बात उठा रहा हूं। और एक आदमी उसको सपोर्ट में बोला, कौन था वो? कर्नल। उसको वार वार बोलता था ये आपको कारगिल वार का नायक है। कभी जिंदगी में वो कारगिल देखा है? हम तो चैलेंज किया था, कारगिल में कभी था? ये लोग देश के नाम पर, ये लोग देश को बदनाम किया है, फौजी के नाम पर बदनाम किया है। ये फौजी को हम लोग इज्जत करता है, ये फौजी देश का सुरक्षा में रहता है। ये लोग धंधाबाज आदमी है। तृणमूल में आया, कमा के चले गया, जब बीजेपी से तृणमूल में भागा, बीजेपी को गाली दिया। मेरा बगल में तो बैठ के ये आदमी आपको 2019 का लोकसभा इलेक्शन चला रहा था, इलेक्शन एजेंट होके, तो रोज बीजेपी के विरुद्ध में बोलता था। और आज बीजेपी में जाकर तृणमूल के विरुद्ध में बोल रहा हूं। यही जो आदमी आसनसोल का पूर्व मेयर, आज बीजेपी का कैंडिडेट पांडेश्वर, वो तो बीजेपी के विरुद्ध में रोज बोलता था। बीजेपी का कार्यकर्ता को डंडा लेके मारता था। बीजेपी का कार्यकर्ता नेतृत्व को गांजा केस में, रेप केस में ये आदमी ढुकाता था। और यही आदमी अभी तृणमूल से पता नहीं मिला बोल के बचने के लिए चले गए बीजेपी में। और बीजेपी में जाने के बाद अभी बीजेपी का गुणगान गा रहा है। बीजेपी का आदमी मानेगा इसको बीजेपी का आदमी लोग वोट देगा। अब देखिए ये 2 सीट का क्या हाल हो रहा है। देखिए, एक दुर्गापुर कर्नल का, एक पांडेश्वर में। ये लोग क्या सोच रहे हैं? पैसा खर्चा करने से जीत जाएगा आदमी? क्या बुढ़वा के कल तक आप वहां बैठ के लूटा है, खाया है, बर्बाद किया है वहां का आदमी लोग को, आवाज उठाने नहीं देता था। आज वहां आप बीजेपी का टिकट लेके बोल रहा है, बहुत अन्याय हो रहा है बीजेपी का कार्यकर्ता का ऊपर। पहले तो बीजेपी का वहां आपको उठने दिया कभी पांडेश्वर में? आप जिस समय एमएलए था, आज आप ममता बनर्जी के विरुद्ध में बोल रहा हूं। यहाँ का ये जो पूजा को लेकर ममता बनर्जी को क्या लेना देना है पहले बताइए। उसका तो जानकारी में नहीं होगा ये चीज। ये तो आसनसोल का मैटर है। अरे यही ममता बनर्जी का साथ तो आपको 2019 में हेलीकॉप्टर में ढुके आया था, आप रानीगंज से आसनसोल पोलो ग्राउंड में। यही ममता बनर्जी का नाम लेके तो आप खड़ा हुआ था, तब आपको आज पश्चिम बंगाल का आदमी आपका चेहरा चिन्ह रहा हो। नहीं तो आपका पाड़ा का 4 आदमी छोड़ के आपको कोई नहीं चिंता था। बेईमानी का भी ये तो हाथ धोता है। तो आप क्या बेईमानी करके चले गया तो आपको बीजेपी वाला वोट देगा? यही बीजेपी वाला इसको वोट नहीं देगा। आप देखिए ना, जे भागा इन लोगों को बीजेपी वाला वोट नहीं देगा। हमको मालूम है, हम नहीं चिंता है बीजेपी वाला को। यहाँ का लोकल बीजेपी वाला कितना तकलीफ में अपना जगह खड़ा किया था। अरे ये लोग भाग के टिकट लेने के लिए चले गया, वो लोग का हक छीन लिया और सोच रहा है बीजेपी में भी हम हीरो बनेगा और बीजेपी से भी हम पांडेश्वर को लूटेगा, बीजेपी से हम जीतने के बाद आप दुर्गापुर को लूटेगा। क्या मजा समझ गया क्या ये लोग? देखिए, जरदा जवाब देगा। और कुछ पूछने का है? बोलिए। खत्म? इतना जल्दी?